यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज के इस सेगमेंट में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दी रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत मज़ेदार टॉपिक है बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज है ना, रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है ना। आप इसको रिएक्टिविटी सीरीज भी कह सकते हो बच्चों, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इज इट क्लियर? आप इसको रिएक्टिविटी सीरीज कह दो तो भी सही है, और यदि आप इसको एक्टिविटी सीरीज कह दो तो भी सही है। तो हमारा टॉपिक है बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ये देखिए बच्चों, एक मेटल की वर्टिकल सीरीज है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड है ना। यदि आप इसका नाम लिखो तो सबसे ऊपर वाला सबको मालूम बच्चों, इट इज कॉल्ड एज पोटेशियम, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम, सबको मालूम है, दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम, दिस इज कॉल्ड एज magnesium, this is called as aluminium, this is called as zinc, this is called as iron, this one is tin, tin, this is called as lead, lead, this is called as hydrogen, क्या कहलाएगा बच्चों, हाइड्रोजन, this is called as copper, this one is mercury, ये क्या कहलाएगा बच्चों, this is called as mercury, this is called as silver, this is called as gold। वैसे तो बच्चों ये सीरीज इतनी छोटी नहीं होती है, ये काफ़ी लंबी चौड़ी सीरीज होती है। इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक बच्चों, हम ये कहते हैं ये सीरीज बहुत बड़ी होती है। आपके 10th लेवल में आप इतना याद कर लीजिए, वही आपके लिए बहुत है। इसमें जो मेटल्स रखे गए हैं बच्चों, दे आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ये जो मेटल्स रखे गए हैं बच्चों, ये जो अरेंज्ड किए गए हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे ऊपर मेटल है वो पोटेशियम है, वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। कैसा मेटल होगा बच्चों, मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। और सबसे नीचे जो गोल्ड है वो होगा आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, सबसे ऊपर वाला मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कॉपर से कम रिएक्टिव मरकरी से कम रिएक्टिव सिल्वर से कम रिएक्टिव गोल्ड। तो ये पूरी की पूरी बच्चों एक सीरीज हो गई। हाइड्रोजन के ऊपर वाले हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से नीचे वाले हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि वो सीरीज जिसमें मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, उनके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और नीचे सबसे कम रिएक्टिव, इस सीरीज़ को बच्चों हम रिएक्टिविटी सीरीज़ या एक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं। इज इट क्लियर? तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे इसकी थ्योरी लिख सकते हैं कि दैट सीरीज़ इन विच, यानी जिसमें मेटल्स आर अरेंज्ड, दैट सीरीज़ इन विच मेटल्स आर अरेंज्ड, मेटल को अरेंज किया गया है, इन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, इन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी है ना, उनकी रिएक्टिविटी के या एक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। हम उसे रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। याद हो गया सबको बच्चों? दैट सीरीज, ये सीरीज है मेटल की,
इन विच द मेटल्स आर अरेंज्ड, जिसमें मेटल को अरेंज किया गया है। कैसे? इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के घटते क्रम में, इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो बच्चों ये सीरीज आपको याद करना है। इफ सपोज आई विल आस्क यू विच विल बी मोर रिएक्टिव, दोनों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, पोटेशियम और सोडियम? तो आप बोलेंगे कि तिवारी सर सोडियम विल बी मोर रिएक्टिव एज इट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ सोडियम मेटल। यदि मैं आपसे बोलूँगा आउट ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम विच विल बी मोर रिएक्टिव, तो आप बोलेंगे सोडियम इज मोर रिएक्टिव एंड कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव। मैग्नीशियम उससे कम, एल्यूमिनियम उससे कम, जिंक उससे कम। तो बच्चों लीस्ट रिएक्टिव मेटल विल बी गोल्ड। यदि मैं आपसे बोलूँगा विच विल बी मोर रिएक्टिव, कॉपर और सिल्वर, तो आप ये बोलोगे कि तिवारी सर कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। मैं पूछूंगा क्यों? आप बोलोगे बिकॉज कॉपर इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ सिल्वर मेटल। तो जो सबसे ऊपर है मेटल बच्चों वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो सबसे नीचे है वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो 10th लेवल के हिसाब से आप इतने मेटल की सीरीज़ को याद कर लीजिए। क्लियर हो गया? बिल्कुल अच्छे से याद हो गया बच्चों कि दैट सीरीज इन विच मेटल्स आर अरेंज्ड in the decreasing order of their reactivity or activity is called as activity series और reactivity series of metal। अब दिक्कत यह है कि तिवारी सर ये reactivity series या activity series का जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? इसलिए बच्चों क्योंकि on the basis of this we will study our next topic that is displacement reaction। अगला जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उस जगह पर बच्चों हमें ज़रूरत पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज की। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए, सो लेट अस स्टार्ट अनदर टॉपिक दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए बच्चों वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉल्ट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए हमें समझना होगा कि भाई ये सॉल्ट क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा FeSO4 फेरस सल्फेट। FeSO4 का बच्चों यदि आप नाम बोलो तो आप बोलोगे फेरस सल्फेट। अगर मैं पूछूंगा फेरस सल्फेट क्या है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। एसिड बेस में आपको अगले यूनिट बताऊंगा। तो आप ये बोलोगे तिवारी सर इट इज़ अ सॉल्ट। मैं पूछूंगा भाई सॉल्ट क्यों है? आप कहोगे क्यों? क्योंकि आयरन पे 2+ चार्ज होता है और सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो कोई भी कंपाउंड बच्चों जो पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट दो पार्ट से मिलकर बना है उसे हम सॉल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्ट। तो फेरस सल्फेट क्या है? एक सॉल्ट है। चलिए अगला एग्जांपल मैंने लिखा ZnSO4। इसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका नाम होगा जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या होगा बच्चों? जिंक सल्फेट। अगर मैं आपसे पूछूं जिंक सल्फेट क्या है, आप बोलोगे तिवारी सर जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है। जिंक पर होता है 2 पॉजिटिव और सल्फेट पर होता है 2 नेगेटिव। तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। ये 2 भागों में बना है। एक पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पार्ट पर नेगेटिव चार्ज है। इसलिए जिंक सल्फेट को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? हम जिंक सल्फेट को सॉल्ट बोलेंगे। चलिए अगला एग्जांपल देखिए बच्चों, मैंने लिखा NaCl। अरे भाई सबको मालूम है NaCl का नाम क्या होगा बच्चों? सोडियम क्लोराइड। NaCl का नाम क्या होगा बच्चों? सोडियम क्लोराइड। सोडियम पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। क्लोराइड पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर भी जो कंपाउंड है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, पॉजिटिव पार्ट एज वेल एज नेगेटिव पार्ट, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज सॉल्ट। तो बच्चों कोई अगर आपसे पूछे यहाँ पर हाल फिलहाल कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट, तो आप ये कह सकते हैं कि तिवारी सर एनी कंपाउंड विच इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, पॉजिटिव पार्ट एज वेल एज नेगेटिव पार्ट इज कॉल्ड एज सॉल्ट। तो उस हिसाब से फेरस सल्फेट सॉल्ट हुआ, जिंक सल्फेट भी हमारा सॉल्ट हुआ और सोडियम क्लोराइड भी हमारा सॉल्ट हुआ। तो मेरे हिसाब से बच्चों सॉल्ट के बारे में चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है। चलिए आगे चलते हैं भाई। हमारा क्वेश्चन था बच्चों व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम किसे कहते हैं, है ना? हमारा जो अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को की थ्योरी को समझने के पहले बच्चों मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ।
ठीक है, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू वन एग्जाम्पल. सी एग्जाम्पल नंबर 1, CuSO4. चलो भाई बताओ क्या है ये. तिवारी सर इट इज कॉपर सल्फेट. Cu कॉपर, SO4 सल्फेट. तो बच्चों इस कंपाउंड का ये पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ. इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा कॉपर. ठीक है, इसका नाम, इस कंपाउंड का जो नाम होगा बच्चों, इट विल बी कॉपर सल्फेट. क्या नाम होगा बच्चों? कॉपर सल्फेट, है ना. कॉपर सल्फेट की बच्चों हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं जिंक मेटल से. किससे करवाने जा रहे हैं बच्चों? जिंक मेटल से. कॉपर सल्फेट प्लस Zn, इसका नाम है जिंक मेटल. इसका नाम है जिंक मेटल. जब हम इसकी बच्चों कॉपर सल्फेट की जिंक से रिएक्शन करवाते हैं तो जो जिंक है वो कॉपर के ऊपर है. अगर आप एक्टिविटी सीरीज़ देखें जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, तो उस एक्टिविटी सीरीज़ में जिंक ऊपर है और नीचे आपके कॉपर है. इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा बताओ? जिंक होगा. क्योंकि तिवारी सर आपने बताया है कि ऊपर वाला मेटल नीचे वाले से ज़्यादा रिएक्टिव होता है. तो जिंक मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है. तो जिंक क्या करेगा? कॉपर सल्फेट सॉल्ट है. देखिए ये मेटल है क्योंकि सिंगल है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है. तो ये कॉपर सल्फेट आपका सॉल्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? सॉल्ट हो जाएगा. ये कौन से कलर का होगा बच्चों? ये आपका होगा ब्लू कलर का. कॉपर सल्फेट जो सॉल्ट है ये आपके नीले रंग का होगा, और जो जिंक मेटल है ये आपके सिल्वरी वाइट होगा. ये सिल्वरी वाइट, चांदी जैसा सफ़ेद चमकता हुआ मेटल होता है. ठीक, चलिए एक्वस, इसकी फिजिकल स्टेट लिखते हैं बच्चों. एक्वस, कॉपर सल्फेट को पानी में ले लेते हैं. मेटल सॉलिड. बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पर सिर्फ एक मेटल हो, एक मेटल लिखा हो, वो हमेशा सॉलिड स्टेट होता है. बताइए जिंक और कॉपर में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? तिवारी सर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है. तो जिंक क्या करेगा? कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा. जिंक क्या करेगा बच्चों? कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा. ये कौन से कलर का था सॉल्यूशन? ब्लू कलर का था, नीले रंग का था. ये मैं बना रहा हूँ नीला रंग, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन था. ठीक है, जब ये जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाएगा तो कॉपर की जगह पे आ जाएगा जिंक. तो यहाँ पर ये कंपाउंड हो जाएगा ZnSO4. क्या हो जाएगा बच्चों? ZnSO4. इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? ZnSO4 का नाम हो जाएगा जिंक सल्फेट. क्या नाम हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा जिंक सल्फेट. और ये जो कॉपर निकला था, ये कॉपर आपका अलग हो जाएगा. ये कॉपर अलग हो गया. जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में होगा बच्चों. एक्वस, पानी में जो होता है उसको एक्वस लिखते हैं. कॉपर मेटल है, ये हो जाएगा सॉलिड, है ना. ये कौन सा मेटल हो गया बोलो? कॉपर मेटल. अब जैसे ही बच्चों ये कॉपर सल्फेट से कॉपर हटेगा और जिंक सल्फेट बनाएगा, इस जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन जो है कलरलेस हो जाएगा. कलरलेस मतलब वाइट. तो ये जो आपका ब्लू कलर था, ये ब्लू कलर पूरा का पूरा कलरलेस हो जाएगा. तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा. और जो कॉपर मेटल है बच्चों, ये रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा. कॉपर मेटल जो है ये कौन सा कलर हो जाएगा बोलो? रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा. ठीक है, तो होगा क्या कि जिंक मेटल ने क्या किया? जिंक मेटल ने कॉपर को हटा दिया. क्या बना दिया? जिंक सल्फेट. क्या बना दिया? जिंक सल्फेट. जैसे ही जिंक सल्फेट बना, सॉल्यूशन का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा. लेकिन जो जिंक की पट्टी है, जिंक की पट्टी के ऊपर किसकी लेयर आ जाएगी? कॉपर की रेडिश ब्राउन लेयर आ जाएगी. हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों कि जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो नीले रंग का सॉल्यूशन है, आप जिंक की रॉड को डालोगे तो क्या होगा? तो बच्चों जब हम जिंक की रॉड को डालेंगे तो जिंक की रॉड के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर देंगे और बनाएंगे जिंक सल्फेट. थोड़ा बहुत जो जिंक होगा, भाई पूरा का पूरा जिंक तो डिसॉल्व होगा नहीं, थोड़ी बहुत तो जिंक की प्लेट बचेगी. तो उस जिंक की प्लेट पर कॉपर मेटल का रेडिश ब्राउन कलर चढ़ जाएगा. तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखें तो इसकी डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं कि दैट केमिकल रिएक्शन, है ना, केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन अगर आप थोड़ा अच्छे से लिखें तो आप ये कह सकते हैं दैट केमिकल रिएक्शन इन विच
जिसमें in which more reactive metal displaces less reactive metal from their salt, in which more reactive metal displaces, ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल था बच्चों, ये लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस तो करता है कहाँ से, लेकिन सॉल्ट से। डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम सॉल्ट। ये जो मेटल को डिस्प्लेस करता है ना, ये सॉल्ट से, ये मेटल सॉल्ट में होता है, फ्रॉम सॉल्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। और कौन सा कंपाउंड बनाता है, नया कंपाउंड बनाता है, टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, नया कंपाउंड बनाता है, टू फॉर्म न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड, ऐसी रिएक्शन बच्चों कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को बच्चों हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, सच रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज इट क्लियर? चलिए इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये मान लीजिए एक बीकर है, और इस बीकर में बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी भी चीज़ को आपको क्लियर नहीं हुई है। इस बीकर में बच्चों ये कॉपर सल्फेट का CuSO4 का सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या किया है बच्चों, एक जिंक की पट्टी डुबोई हुई है। ये जिंक की जो स्ट्रिप हमने इसके अंदर डुबोई हुई है। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा है बताइए, शुरू में कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कलर है, और ये जो जिंक मेटल आपने डुबोया है इसका जो कलर है वो सिल्वरी वाइट है, ये दोनों है। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो गई। जब दोनों के बीच में रिएक्शन हो गई तो क्या हुआ, बात समझिएगा। इसके अंदर कॉपर सल्फेट था, ये सिल्वरी वाइट मेटल किसका, ये जिंक है। अब ये पूरा का पूरी जिंक की रॉड इसमें टूट के नहीं मिलती है, कुछ जिंक के पार्टिकल इसके अंदर चले जाते हैं और कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं। तब क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप देखिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन सफ़ेद हो गया। अब ये पहले कैसा था, ब्लू था। पहले जो हमारा सॉल्यूशन था बच्चों वो किस कलर का था, देखिए ये मैंने लिखा है, ये ब्लू कलर का था, ब्लू कलर का। लेकिन अब क्या हुआ, पूरा का पूरा सॉल्यूशन कलरलेस हो गया, क्योंकि अब यहाँ कॉपर सल्फेट नहीं है। जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट को कॉपर से डिस्प्लेस कर दिया। तो अब यहाँ पर बच्चों हमारा जो कलरलेस सॉल्यूशन बचा, वो बचा जिंक सल्फेट का। वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, कलरलेस सॉल्यूशन है। तो यहाँ तो बन गया पूरा जिंक सल्फेट, लेकिन अभी भी जो जिंक आपने जो डुबोया था इसके अंदर, ये देखिए ये जिंक की पट्टी जो हमने इसके अंदर डुबोई थी, पूरा का पूरा जिंक इसके अंदर डिस्प्लेस नहीं हुआ। तो क्या होगा कि ये जो हमारा कॉपर मेटल बचा, जो कॉपर मेटल हमारा बचेगा, ये कॉपर मेटल क्या करेगा, जिंक के ऊपर पूरी की पूरी रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर बना लेगा। तो ये हो गया रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ कौन सा मेटल, कॉपर, रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर मेटल। तो आपने देखा बच्चों, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन विच more reactive metal displaces less reactive metal from their salt to form new compound. Is it clear बच्चों? तो यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट है जो ब्लू कलर का है। जब हम इसमें जिंक मेटल की रॉड डालते हैं तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है कलरलेस हो जाता है। क्यों कलरलेस क्यों होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट। और ये जो कॉपर मेटल होता है सॉलिड, ये इसके ऊपर एक लेयर बना लेता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट रिएक्शन। Now बच्चों we will discuss another reaction, that is second reaction of displacement। चलिए दूसरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं भाई। बच्चे तैयार हैं? बिल्कुल भाई बच्चे तैयार हैं, मेरे पूरे बच्चे तैयार हैं भाई, लगे रहो बच्चों, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। एक देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर बच्चों हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फिर से सुनिए, वो रिएक्शन जिसमें इन विच मोर रिएक्टिव मेटल, जो ऊपर है एक्टिविटी सीरीज में, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, टू फॉर्म न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो साहब अगली रिएक्शन हम देखते हैं भाई, CuSO4, क्या नाम है, कॉपर सल्फेट। अब हमने जो मेटल लिया मैग्नीशियम मेटल। चलो साहब
कौन सी रिएक्शन हो रही है बताइए? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैग्नीशियम कॉपर के ऊपर है, अगर आप एक्टिविटी सीरीज देखें बच्चों तो मैग्नीशियम ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा बताइए? मैग्नीशियम, क्योंकि ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है, नीचे वाला कम रिएक्टिव होता है। क्या होगा? मैग्नीशियम इसको डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, और ये बनाएगा बच्चों MgSO4 और प्लस अलग क्या हो जाएगा? कॉपर। चलिए अब हम इसका नाम लिखते हैं बच्चों, CuSO4 इज कॉल्ड कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट हो जाएगा। कौन सा मेटल है बच्चों? मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल, इसका नाम क्या होगा भाई बता दो? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, इसका नाम बता दो क्या होगा? कॉपर। चलो तिवारी सर, अब हम इसकी फिजिकल स्टेट लिखेंगे। पानी में घोला है कॉपर सल्फेट को, एक्वस। सिंगल वाला मेटल हमेशा सॉलिड होता है। मैग्नीशियम सल्फेट को क्या लिखेंगे? एक्वस। कॉपर हमेशा क्या होता है बोलो? सॉलिड। कॉपर हमेशा क्या होता है बताइए? सॉलिड। सो कॉपर सल्फेट है, मैग्नीशियम मेटल इसको रिएक्ट कर रहा है बच्चों, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, क्या बना रहा है? मैग्नीशियम सल्फेट बना रहा है, और साथ में कॉपर निकल रहा है। अब कलर देखिए क्या चेंज होगा। रिएक्शन कौन सी होती है जी? देखिए हमारी जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन हमारी जो होती है, इसको हम बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, है ना। अब इसको ध्यान से देखिए बच्चों, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर। पहले देखो बहुत ध्यान से ये चीज़ें समझिए, पेपर में क्वेश्चन आता है। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो नीले रंग का कलर होता है। मैग्नीशियम मेटल का कलर होता है सिल्वरी वाइट। सिल्वरी वाइट कलर होता है। मैग्नीशियम सल्फेट कलरलेस हो जाता है, कोई कलर नहीं होता, कलरलेस। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम पूरे के पूरे कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर का कलर कैसा होता है बच्चों? रेडिश ब्राउन। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। चलो भाई, अब इस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पर देखते हैं फिगर के माध्यम से, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया, है ना। ये हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में हमने कॉपर सल्फेट लिया। ये पूरा कॉपर सल्फेट है, ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है ये किसका है बच्चों? कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो किस कलर का है बच्चों बताओ? इट इज़ ऑफ ब्लू कलर, ये नीले रंग का है। इसके अंदर हमने क्या किया? वही वाली बात, इसके अंदर हमने क्या किया? मैग्नीशियम की इस मेटल को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया। ये तुम्हारा कौन सा मेटल हो गया? मैग्नीशियम मेटल हो गया। इसका कलर क्या हो गया बताओ? सिल्वरी वाइट कलर हो गया। चलिए अब हमने इसकी रिएक्शन देखा। जब रिएक्शन हुई, ये देखिए कॉपर सल्फेट था, Mg था, Mg ने क्या किया? कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। जब ये कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, देखिए बहुत सारा मेटल है, समझिए, देखिए यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, ये बहुत सारा मेटल है। थोड़ा सा मेटल क्या करेगा? इसमें डिसॉल्व होकर इसको डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन कुछ तो मेटल बचेगा ना, कुछ तो मेटल बचेगा ना। तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि पहले तो ये कॉपर सल्फेट था, अब जब ये मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि मैग्नीशियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इस वाले बर्तन में अब जो ब्लू कलर था वो ब्लू कलर पूरा चला गया। ये देखिए ये कलरलेस हो गया। वाइट कलर नहीं बोलते, केमिस्ट्री में हम वाइट कलर नहीं बोलते। तो ये कौन सा कलर हो गया बताओ बच्चों? ये आपका हो गया कलरलेस हो गया। अब कलरलेस हो गया तो किस कंपाउंड के कारण कलरलेस हुआ है? MgSO4। MgSO4 का नाम क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। और जो आपकी रॉड थी, जो आपने मैग्नीशियम की रॉड इसके अंदर डाली थी, क्या हुआ? हमारा कॉपर मेटल फ्री हो रहा है, क्योंकि जब मैग्नीशियम मेटल कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है तो MgSO4 तो बना रहा है, सॉल्यूशन में MgSO4 तो बना रहा है, सॉल्यूशन कलरलेस हो गया। लेकिन ये जो तुम्हारा कॉपर मेटल है, ये कॉपर मेटल का जो रेडिश ब्राउन कलर है, यह क्या करता है? इस मेटल के चारों तरफ लग जाता है, जिससे कि ये जो तुम्हारा मेटल था, मैग्नीशियम मेटल था, इस पर कौन सी लेयर बन जाती है? रेडिश ब्राउन लेयर। रेडिश ब्राउन, ये रेडिश ब्राउन लेयर बन जाती है कौन से कंपाउंड की? ऑफ कॉपर। इस कॉपर की मैग्नीशियम मेटल पर एक रेडिश ब्राउन लेयर चढ़ जाती है। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं, कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान रखिए। हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हेन मैग्नीशियम मेटल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस, व्हाई? तो इसका जो कलर है वो नीले रंग से रंगहीन हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो आपका आंसर होगा कि व्हेन मैग्नीशियम मेटल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन
then magnesium is most reactive metal. It displaces copper from copper sulfate to form magnesium sulfate, due to which this solution becomes colorless. इसलिए solution का जो कलर है वो कलरलेस हो जाता है। किस रिएक्शन के कारण बच्चों बताओ? दिस इज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा किस रिएक्शन के कारण होता है बच्चों बताओ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण होता है। अगला एग्जाम्पल बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल है बच्चों, मज़ा आने वाला है आपको अगले एग्जाम्पल में, बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल लगे रहिएगा बच्चों, बिल्कुल। एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। चलिए, हमने क्या किया बच्चों? कॉपर सल्फेट लिया, CuSO4, कॉपर सल्फेट लिया, एक्वस पानी में लिया, AQ का मतलब होता है बच्चों एक्वस, है ना। मैंने आपको लिखवाया था शुरू में, नहीं लिखवाया तो लिख लीजिए। AQ का फुल फॉर्म होता है AQUOUS एक्वस, और एक्वस का मतलब होता है इन वाटर, कि जो सॉल्यूशन बना है वो पानी में बना है, इसलिए हम इसको लिखते हैं एक्वस, कॉपर सल्फेट एक्वस। इसका मतलब जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो पानी में बना है। चलिए ठीक है भाई। अब हमने क्या किया, इसमें आयरन मेटल, सॉलिड मेटल, एक सिंगल जब लिखते हैं बच्चों तो हम इसे सॉलिड लिखते हैं। हमने इसके अंदर आयरन मेटल डाल दिया। कौन सा मेटल डाल दिया बच्चों? आयरन मेटल डाल दिया। अब क्या होता है, एक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है। अब बताइए दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, आयरन होगा कि कॉपर होगा? तिवारी सर, आयरन विल बी मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। आयरन क्या करेगा बच्चों? कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो जब ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों बताओ? FeSO4 एक्वस पानी में, और प्लस ये जो कॉपर है आपका ये अलग निकल जाएगा। और सिंगल को हम कौन सी स्टेट लिखते हैं बच्चों? तिवारी सर सॉलिड, तो मैंने सॉलिड लिख दिया। चलिए अब हम इसका नाम लिखते हैं बच्चों। CuSO4 इज कॉल्ड एज कॉपर सल्फेट, बिल्कुल सही। Fe इज कॉल्ड एज आयरन, FeSO4 इज कॉल्ड एज आयरन सल्फेट। बच्चों आप इसको आयरन सल्फेट भी लिख सकते हैं और आप इसको फेरस सल्फेट भी लिख सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं आयरन सल्फेट। और ये जो आपका बना कौन सा मेटल बना बोलो? कॉपर। अब चलिए हम इनके कलर लिखते हैं। हम इनके क्या लिखते हैं बच्चों? कलर लिखते हैं सारों के। चलो, कॉपर सल्फेट का कौन सा कलर होता है? ब्लू कलर। आयरन का कौन सा कलर होता है बच्चों? ग्रे कलर का होता है। आयरन सल्फेट कौन से कलर का होगा बोलो? ग्रीन कलर। ये देखो कलर चेंज हो गया। कॉपर कौन से कलर का होगा तिवारी सर? कितनी बार बताओगे? रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो कभी कभी बच्चों हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन आयरन नेल्स, जब लोहे की कीलों को आयरन नेल्स इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। व्हाई? तो हम ये लिखेंगे बिकॉज व्हेन आयरन मेटल या आयरन नेल्स, कीले आयरन की, इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन आयरन इज मोर रिएक्टिव मेटल, कॉपर इज लेस रिएक्टिव मेटल। तो आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। आयरन क्या करता है? कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करता है, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर है, और क्या बना देता है? फेरस सल्फेट। तो जब कॉपर हट जाएगा, कॉपर की जगह पर आयरन आ जाएगा, फेरस सल्फेट आ जाएगा, तो सॉल्यूशन का कलर ग्रीन आ जाएगा। लेकिन अभी भी पूरी नेल तो ख़त्म नहीं होगी, उसमें कुछ तो कील रह जाएगी। उस कील के ऊपर ये कॉपर जो है डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए जो कील होती है वो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। चलिए इसके एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, बड़ा प्यारा डायग्राम बनाता हूँ बच्चों। ये मैंने एक डायग्राम बनाया और इसके अंदर मैंने ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। ये देखिए, ये ब्लू कलर का पूरा मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है, ये कौन सा सॉल्यूशन है? CuSO4 सॉल्यूशन। और इसका नाम किस कलर का है बच्चों? ये ब्लू कलर का है, ये नीले कलर का सॉल्यूशन है। हमने क्या किया बच्चों? इसके अंदर मैंने आयरन की कील डाल दी। ये मैंने लोहे की कील डाल दी, यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ आयरन नेल डाल दिया। इसका फार्मूला Fe होता है। ये मैंने लोहे की कील को इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, है ना। ये आयरन आ गया, Fe, आयरन की कील आ गई, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, रिएक्शन कौन सी हो रही थी बच्चों बताइए? तिवारी सर,
दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। क्या होती है? जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को सॉल्ट से डिस्प्लेस करता है, सॉल्ट से, और एक नया कंपाउंड बनाता है। चलिए, मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। कॉपर सल्फेट से कॉपर को भगा देगा, क्या बनाएगा? FeSO4। तो जो नया कंपाउंड बना बच्चों, हमारा जो नया कंपाउंड बना वो बना FeSO4। अब जैसे ही फेरस सल्फेट बनेगा बच्चों, हमारा जो सॉल्यूशन है अब वो नीला नहीं रहेगा, उस सॉल्यूशन का कलर पूरा का पूरा बच्चों ग्रीन हो जाएगा। सॉल्यूशन टर्न इनटू ग्रीन कलर, क्योंकि यहाँ पे तो क्या था? कॉपर सल्फेट था। यहाँ पर क्या हो गया? तुम्हारा FeSO4 हो गया, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन हो गया, FeSO4 सॉल्यूशन हो गया। लेकिन क्या हो गया भाई? देखो, कील से कुछ आयरन के पार्टिकल्स तो आए, कील से कुछ आयरन के पार्टिकल तो निकलकर सॉल्यूशन में बने, लेकिन पूरी की पूरी कील थोड़ी डिसॉल्व होगी। तो कुछ कील जो होगी वो इस सॉल्यूशन के अंदर रह जाएगी, कुछ कील रह जाएगी। अच्छा, फेरस सल्फेट के कारण सॉल्यूशन कैसा हो गया बताओ बच्चों? फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के कारण हमारा सॉल्यूशन का कलर ग्रीन कलर हो गया। लेकिन कॉपर मेटल भी तो बन रहा है, कॉपर मेटल का कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन। तो ये जो कॉपर मेटल होगा ये पूरा का पूरा बच्चों इस आयरन की नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो आयरन की नेल जो होगी वो कैसी हो जाएगी? रेडिश ब्राउन। ये कैसी हो जाएगी? रेडिश ब्राउन आयरन नेल। आयरन नेल क्यों हो जाएगी? ड्यू टू कॉपर, ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ कॉपर, ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ कॉपर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, उसके अंदर लोहे की कील डाली थी, तो लोहे की कील के अंदर जो हमारा लोहा था, आयरन था, वो ज़्यादा रिएक्टिव है। इसने क्या किया? लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर को कॉपर सल्फेट से हटा दिया। जब इसने कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा दिया, ये बन गया आयरन सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट था तब तो ये नीला था, लेकिन जैसे ही आयरन सल्फेट बना पूरा का पूरा सॉल्यूशन हरा हो गया। अब दिक्कत यह है कि जब इसने इसको डिस्प्लेस किया तो कॉपर भी तो बाहर निकला है। कॉपर का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। तो ये जो रेडिश ब्राउन कलर होता है वो पूरी की पूरी लोहे की कील तो डिसॉल्व होगी नहीं, उस लोहे की कील के ऊपर आती है, और लोहे की कील का जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है बच्चों? रेडिश ब्राउन। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ध्यान रखिए कि व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होता है जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोते हैं? तो हमारा आंसर ये होता है कि व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन ब्लू कलर सॉल्यूशन टर्न इनटू ग्रीन कलर सॉल्यूशन। क्यों ग्रीन हो जाता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड आयरन नेल्स बिकम्स रेडिश ब्राउन इन कलर ड्यू टू कोटिंग ऑफ कॉपर मेटल। ये जो कॉपर मेटल बना है ये जो है चारों तरफ आयरन नेल्स की इकट्ठा हो जाता है, और ड्यू टू विच आयरन नेल्स हैव अ कवरिंग ऑफ रेडिश ब्राउन। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए इसको नोट कर लीजिए। वी हैव डिस्कस्ड हियर 3 एग्जांपल्स। चलिए बच्चों, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और कई बार ये क्वेश्चन बच्चों हमारे एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों कि व्हेन कॉपर सल्फेट, ये क्वेश्चन जो बेस्ड है किस रिएक्शन पर बेस्ड है? ये क्वेश्चन बेस्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। फिर से बताओ क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों? तिवारी सर, व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? व्हेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वाज केप्ट इन एन आयरन वेसल, हमने क्या किया बच्चों? एक लोहे का बर्तन लिया। ये लिया हमने एक लोहे का बर्तन। ये जो पूरा बर्तन देख रहे हैं ना ब्लैक कलर का, तो ये क्या है? आयरन वेसल। आयरन वेसल, ये पूरा का पूरा बर्तन जो है लोहे से बना है ना। ये बर्तन पूरा हमने, देखिए इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने कील डाली थी, आयरन की कील डाली थी, तो आयरन की कील डिसॉल्व हो रही थी। यहाँ आयरन की कील नहीं है, ये पूरा का पूरा बर्तन ही आयरन का है ना। तो ये आयरन वेसल हो गया। इस आयरन वेसल में हमने क्या किया बच्चों? कॉपर सल्फेट का, इस आयरन वेसल में हमने क्या किया? हमने कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर सॉल्यूशन ले लिया। ये मैंने लिख लिया CuSO4 सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का मैंने सॉल्यूशन ले लिया, और सारे बच्चों को मालूम है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है ना। ये ले लिया हमने। ये आयरन का वेसल था, ये पूरा बर्तन जो था वो लोहे का बना था, Fe का बना था। हमने क्या किया? कॉपर सल्फेट का इसके अंदर पूरा का पूरा हमने बर्तन ले लिया। चलिए साहब, कॉपर सल्फेट का बर्तन हमने ले लिया। अब क्या होता है? अब हम इसको क्या करेंगे? कुछ दिन बाद देखेंगे, आफ्टर फ्यू डेज। भाई इसके पहले हमने कील डाली थी, अब हम कील नहीं डाल रहे,
तो बच्चों जब हम कुछ देर बाद देखेंगे तो ये जो लोहा है, लोहा क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। लोहा क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाएगा, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है। अब क्या होगा बच्चों, ये जो लोहा है ना, ये अगर कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाएगा तो धीरे धीरे ये डिज़ोल्व होगा, और डिज़ोल्व होकर बच्चों ये इस सॉल्यूशन में जाएगा, है ना, यहाँ से डिज़ोल्व होकर इस सॉल्यूशन में मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा बच्चों, ये जो बर्तन है, इस बर्तन में छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, नंबर ऑफ होल्स, है ना, आर फाउंड, है ना, कई सारे छेद हो जाते हैं। नंबर ऑफ होल्स मैं सामने लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ होल्स आर फाउंड आफ्टर फ्यू डेज। जब हम ये रखेंगे तो चलिए यहाँ तो नहीं होगा, अब कुछ दिन बाद की कहानी हम यहाँ देखते हैं, कुछ दिन बाद की कहानी हम यहाँ देखते हैं कि क्या होता है। चलिए, यहाँ तो क्या था कि ये मेटल का जो सॉल्ट है घुल घुल के उसके अंदर मिलना शुरू हो गया। अब क्या होगा भाई, चले देखते हैं कुछ दिन बाद क्या होगा, आफ्टर फ्यू डेज, है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ आफ्टर फ्यू डेज। कुछ दिन बाद क्या होगा, इसका जो कलर है कॉपर सल्फेट का, जो ब्लू कलर था वो हट जाएगा, और ब्लू कलर की जगह पर पूरे सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अब हमारे पास बन जाएगा फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, जिसका कलर क्या होता है बच्चों बताओ, ग्रीन कलर। अब ये बताओ, जब ये आयरन वेसल, ये किसका बर्तन था बच्चों, ये लोहे का बर्तन था, ये आयरन वेसल था, तो आयरन वेसल के जो मेटल थे, जब ये इसके अंदर घुल घुल के चले गए, इसके अंदर डिज़ोल्व होते रहे, तो जहाँ जहाँ से ये मेटल निकलेगा वहाँ वहाँ उसके अंदर छेद हो जाएगा। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ होल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर फ्यू डेज। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को लोहे के बर्तन में रखते हैं तो कुछ दिन बाद उसके अंदर नंबर ऑफ होल्स हो जाते हैं। तो हमारा आंसर ये होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन विच आयरन मेटल डिस्प्लेसेस कॉपर टू फॉर्म आयरन सल्फेट, और डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स बन जाते हैं। तो इसका अगर आप आंसर लिखेंगे तो बच्चों हम ये लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन विच आयरन फ्रॉम द वेसल, ये जो आयरन है ना बर्तन का आयरन फ्रॉम द वेसल डिस्प्लेसेस कॉपर टू फॉर्म आयरन सल्फेट, इन विच आयरन, काहे का आयरन, बर्तन का, फ्रॉम द वेसल, बर्तन से, आयरन फ्रॉम द वेसल डिस्प्लेसेस कॉपर को डिस्प्लेस करता है, फ्रॉम कॉपर सल्फेट टू फॉर्म ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, ब्लू नहीं सॉरी, टू फॉर्म ग्रीन कलर सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो जब इसमें से लोहा निकलेगा तो क्या होगा, ड्यू टू विच नंबर ऑफ होल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर फ्यू डेज। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जिसके कारण नंबर ऑफ होल्स, कई होल्स इन द वेसल, नंबर ऑफ होल्स इन द वेसल इज फॉर्म्ड आफ्टर फ्यू डेज। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों। यही कारण है कि कुछ दिनों बाद जो है उस आयरन वेसल के अंदर बहुत सारे छेद बन जाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों? तो फिर से समझ लीजिए, जब कॉपर सल्फेट के बर्तन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को हम लोहे के बर्तन में रखेंगे तो जो आयरन है, जो लोहा है, वो वेसल से उसमें डिज़ोल्व होता जाता है और डिस्प्लेस करेगा, बनाएगा आयरन सल्फेट। जब लोहा इसके अंदर पूरा चला जाएगा तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, और जहाँ जहाँ से वो मेटल निकलेगा वहाँ वहाँ हमारे छेद हो जाएंगे। तो बच्चों हमारा आंसर क्या था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन विच आयरन फ्रॉम वेसल displaces copper from copper sulfate to form green colored solution of ferrous sulfate, due to which number of holes in the vessel is formed after few days. Is it clear बच्चों?
चलिए, ये बच्चों हमारा आखिरी क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर बेस्ड है कि विल द रिएक्शन बिटवीन फेरस सल्फेट एंड कॉपर मेटल पॉसिबल, एक्सप्लेन विथ रीज़न। तो चलिए हम देखते हैं भाई कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी क्या। चलिए, फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, FeSO4 है ना। FeSO4 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वी से इट एज फेरस सल्फेट, है ना, ग्रीन कलर का होता है। अगर कोई पूछे भाई फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन तिवारी सर किस कलर का होता है, तो ग्रीन कलर का होता है, एक्वस, पानी में बनाया हमने सॉल्यूशन। यहाँ पे कॉपर मेटल हमेशा सॉलिड होगा, हमने कौन सा मेटल लिया, हमने कॉपर मेटल लिया। चलिए, हमें ये बताना है कि क्या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो बच्चों हमारा आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। उसका रीज़न क्या है, देखिए, अगर हम एक्टिविटी सीरीज़ देखें, कौन सी सीरीज़ देखें बच्चों, अगर हम एक्टिविटी सीरीज़ देखें तो एक्टिविटी सीरीज़ में बच्चों ऊपर क्या है, ऊपर एक्टिविटी सीरीज़ में हमारा आयरन है और नीचे कॉपर है। इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो जो कॉपर की रिएक्टिविटी है वो कम है। देखिए आप वहाँ पे आयरन, कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है, तो कॉपर की रिएक्टिविटी कम है। तो अगर कॉपर की रिएक्टिविटी कम है क्योंकि कॉपर आयरन के नीचे है, तो क्या कॉपर फेरस सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस करेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होगी। कोई अगर पूछे कि भाई ऐसा क्यों है कि कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, तो हमारा आंसर होगा कि बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, कि जो कॉपर होता है वो आयरन से कम रिएक्टिव होता है, और कम रिएक्टिव होने के कारण ये फेरस सल्फेट से, आयरन सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर बच्चों। तो अवर आंसर विल बी कि विल द रिएक्शन बिटवीन फेरस सल्फेट एंड कॉपर पॉसिबल, तो हमारा आंसर होगा नो रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल, नो रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल, विल नॉट बी पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, उसका रीज़न लिखा है कि नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, जो कॉपर है वो आयरन से कम रिएक्टिव होता है। तो बच्चों आज के इस सेगमेंट में आई एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टाइम बच्चों आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो बने रहिएगा बच्चों, अगले सेगमेंट में आई विल टीच यू अबाउट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।